चैप्टर 5 क्लास 10th इसके बारे में देखेंगे हम। चैप्टर 5 क्लास 10th में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। मैंने चैप्टर 5 से आपका क्यों स्टार्ट किया साइंस 10th क्लास में केमिस्ट्री, इसके पीछे देखो हर टीचर का अपना एक अलग वो होता है। सबसे पहले इसमें हम ये समझेंगे कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं, अभी 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में आपने हर चीज़ पढ़ी थी। ऐसे ही अब हम यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे, उनकी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की, उनको क्लासीफाई कैसे किया गया, उनको कैसे कैसे अलग अलग उसमें रखा गया है। देखो बच्चों, एक चीज़ का याद रखना, हम कोई भी चीज़ें जब तक मैनर में नहीं होगी हम उसको नहीं ढूंढ पाएंगे। अभी आपको यदि कोई चीज़ ढूंढनी है, अगर आप लाइब्रेरी में चले जाओ और वहाँ पे आपको 9th क्लास की बुक ढूंढनी है और वो सारी किताबें ऐसे बिखरी हो, तो आपको मेरे हिसाब से 1 दिन लग जाएगा ढूंढने में। और वो एक शैल में एक अच्छे से रखी हुई हो तो आप उसको अच्छे से ध्यान से देख सकते हो। ठीक है, तो अभी पहले तो इस चैप्टर की अच्छे से रीडिंग करनी है, उसके बाद में ही आपने इसमें देखना है क्या है। अभी तक सिर्फ 115 एलिमेंट है जिनको हम जानते हैं, ठीक है। और 115 एलिमेंट के बाद अब हमने डिफ़िकल्टी तो होगी भाई 115 एलिमेंट, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी, उनके बारे में पढ़ना देखना। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने इनको क्लासीफाई किया एलिमेंट्स को, ठीक है। अभी ध्यान से देखोगे, सबसे पहले आए डोमिनर्स ट्रेड्स। मैं बहुत डीप में बता रहा हूँ, ध्यान से देखना है जितना हो सके उतना, और हर चैप्टर को बहुत अच्छे से देखकर आगे चलना है। समझ में नहीं आए ना कोई चीज़ तो फ़ोन करके पूछना है, क्योंकि क्लियर जभी होंगे डाउट्स आपके, या फिर आप व्हाट्सएप पर के थ्रू भी पूछ सकते हो, पर उसमें कैसे बताया जाएगा फिर अच्छे से। तो चैप्टर 5 क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले आए डोमिनर्स ट्रेड्स। डोमिनर्स ट्रेड्स ने स्टार्ट किया, अब भाई इन एलिमेंट्स को हम किसी ना किसी तरीके से क्लासीफाई करें, उनको अलग अलग रखें। उस समय तक सिर्फ 30 एलिमेंट को हम जानते थे, लगभग सिर्फ 30, कुछ ही एलिमेंट को जानते थे, इतने एलिमेंट की खोज नहीं हुई थी उस टाइम। तो उन्होंने उनके ग्रुप बनाए, उनको बोला उन्होंने ट्रेड्स। वो क्या बोलते थे, उन ग्रुप्स को ट्रेड्स बोलते थे। ट्रेड्स जो लिखा हो डोमिनर्स ट्रेड्स, वो ट्रेड्स बोलते थे ग्रुप को। तो उन्होंने उनकी एक फैमिली बनाई अलग अलग से सभी की, और कैसे उनको क्लासिफाई किया वो देखेंगे अब हम। अब देखो, उन्होंने सबसे पहले फैमिली बनाई, 3 एलिमेंट्स को उन्होंने हर ग्रुप में 3 एलिमेंट को रखते हुए, और उनकी एटॉमिक मास उस टाइम तक आया था। तो एटॉमिक मास के बारे में देखेंगे अब हम, कि उन्होंने एटॉमिक मास से रिलेटेड ही रखा था उनको, उनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ थी उसी के हिसाब से उन्होंने अपने ग्रुप बनाए थे। उस टाइम तक एटॉमिक नंबर की कोई खोज नहीं हुई थी, ठीक है। तो एल्कली मेटल ग्रुप, सबसे पहला ग्रुप आता है एल्कली मेटल ग्रुप। द एलिमेंट्स लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये सारे एल्कली मेटल ग्रुप के अंदर आते हैं। अभी आप देखोगे फर्स्ट द एल्कली मेटल ग्रुप, इस ग्रुप में 3 है, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, इन तीनों का एटॉमिक मास दिया हुआ है यहाँ पे। कितना दिया हुआ है? 7, 23 और 39, ये दिया हुआ है 7, 23 और 39। अगर 7, 23 और 39 को मैं, अब देखो 7 और 39 को अगर यदि मैं ऐड करूँ, ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर दूँ तो आएगा आंसर 23। तो उसने इस हिसाब से भी उनकी एटॉमिक मास को, 2 एटॉमिक मास को ऐड करने पे 2 से डिवाइड कर दे तो बीच में जो सोडियम रखा है उसका एटॉमिक मास के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और इनके पास में, सबके पास में एक ही वैलेंसी होती है। वैलेंसी क्या होती है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। वैलेंसी खाली जगह बोल सकते हो अभी आप, ठीक है। एलिमेंट के बारे में एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, गोल, तो उसी हिसाब से इसको हम देखेंगे अभी हम, ठीक है। एटम का स्ट्रक्चर आप सभी ने 9th क्लास में बहुत अच्छे से देखा हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग चलना है अब हमें।
ध्यान में रखते हुए। देखो 9th क्लास में अगर आपने पढ़ाई की है तो ही 10th में आगे ध्यान से दे सकते हो। ये हो गया आपका एल्किली मेटल ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप। अब सेकंड ग्रुप में आ जाओ, जो उसने डोमिनेट ट्रेड ने भी बनाए हैं, द एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप। उसने सेकंड बनाया एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप, ये बनाया उसने। अब इसमें इसके अंदर उन्होंने 3 लिए हैं, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बैरियम। अब कैल्शियम और बैरियम को जब आप ऐड करोगे, 40 को 137 से ऐड करोगे और 2 से डिवाइड करोगे तो 88.5 आंसर आएगा। पर स्ट्रोंटियम का जो एटॉमिक मास होता है ना वो 88 होता है, तो वो कहीं ना कहीं उसी के आसपास है, 88.5 के आसपास ही है। तो इसलिए वो स्ट्रोंटियम को उन्होंने वहाँ पे रखा है सेकंड नंबर पे। और इन सब की जो सेकंड ग्रुप है, ट्रेड्स है उनकी उन्होंने वैलेंसी है 2, मतलब खाली जगह। ये वैलेंसीज क्या होती है भी आगे थोड़ा सा देखेंगे इसके बारे में और अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। अभी देखो आगे यहाँ पे हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप तीसरा ग्रुप उन्होंने बनाया हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप क्या होते हैं? हेलोजन्स ही उनको बोला जाता है जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अब तो फ्लोरीन, पता नहीं बहुत सारे एलिमेंट आ गए, उस टाइम पे 3 ही थे, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसके अंदर उन्होंने, इनकी भी वैलेंसी 1 होती है। ये वैलेंसी एक्चुअली दूसरे एटम को अपने पास रखने के लिए उसको कैसे वहाँ से वो किया जाए। अब इसके अंदर डोमिनेट ने बताया कि इसमें भी जब उन्होंने 35.5 को 127 से ऐड करके 2 से डिवाइड किया है तो 81.2 आया है, मतलब 80 के आसपास ही आया है, ब्रोमीन के आसपास। ये देखो ना यहाँ पे ये इन्होंने ये किया हुआ, ये ऐड करके, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, अब उनकी लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे। उन्होंने अरेंजमेंट जब की ग्रुप की तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज जो उनके पास में थी वो सिर्फ 3 ही ग्रुप बना पाए। अब 3 ही उन्होंने ग्रुप बना करके और रख दिए और बता दिया भाई 3 ग्रुप में ये 9 एलिमेंट और इनको इस हिसाब से पढ़ना है। अब वो इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए इस चीज़ को लेकर के, इसलिए वहाँ पे क्लासिफिकेशन वहीं तक उनकी रही कि ज़्यादा डीप में नहीं जा सके वो, उन्होंने ज़्यादा खुल के नहीं बताया। 3 ग्रुप बता दिए ना, उनकी कुछ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज थी इसलिए वो बता पाए। अब भाई तीनों एक जैसे बिहेव करते हैं इसलिए उन्होंने 3 ग्रुप बना दिए, एल्कलीन, एल्कलाइन और हेलोजन ग्रुप। अब इन 3 ग्रुप को बनाने के बाद में वो इनको और अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाए, इसलिए उनकी लिमिटेशंस यहाँ पे फेल हो गया, ये यहाँ पे डोमिनेट्स क्लासिफिकेशन। अब चलते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या कहता है? ये कहता है व्हेन elements are arranged in the order of increasing atomic mass, ये देखो मैंने ना इसको हाईलाइट कर दिया है, in the order of increasing atomic mass the properties of the 8th element starting from a given element are repetition of the properties of the first element। कि जब हम इनको ऑर्डर को हमने इनको स्टार्ट किया ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास को रखना, तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी को दोबारा से फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी में रिपीट हो रहा था। उन्होंने इस तरीके से रखा, देखो थोड़ा सा ध्यान से समझ में आ जाएगा। और ये चीज़ें ध्यान रखनी, इंग्लिश में ही याद करना है क्योंकि पेपर में आप इसको हिंदी में नहीं लिख के आने वाले अगर इंग्लिश मीडियम में हो तो। अब देखो हाइड्रोजन लिया पहले नंबर पे, लिथियम सेकंड, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7। जैसे ही ऑक्सीजन 7वें पे आया, 8वें पे फ्लोरीन दोबारा से पहले नंबर पे डाल दिया क्योंकि उन्होंने इसको रखा है उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर दोबारा से पहला एलिमेंट रिपीट फर्स्ट पोजीशन पे ले आए वो 8th को, उनकी था ये रूल न्यूलैंड का। जैसे कि एक म्यूजिक के तौर पे होता है ना, वो हर 8वां जो नोट होता है वो आगे चला जाता है, उसको कुछ इस प्रकार से। अब देखो, अब उन्होंने न्यूलैंड ने इसमें भी क्या करते को, जो एक तरीके से जैसे अब क्लास में भाई बोल देते हैं नालायक बच्चे तो वो एक साथ बैठा के उनको पढ़ा लिया, जो होशियार बच्चे उनको एक साथ, मतलब जो वैसे बच्चे हैं एवरेज है उनको एक साथ, तो एक थोड़ा सा अलग सा वो बन जाता है। तो उसी प्रकार से उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से हम
मतलब उनको थोड़ा अलग तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी यही है, उनकी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से ही उनको रखा गया है अलग अलग जगह पे। अभी आप देखो इसके अंदर उन्होंने लिथियम ये जो उन्होंने बनाया था सबसे पहले डॉबनर्स ने बनाया था, उसके बाद में न्यूलैंड ने बनाया है। तो न्यूलैंड ने भी यही कहा है कि वो प्रॉपर्टी जिनकी सेम है उनको हम साथ ही रखते हैं, ठीक है। अब न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में कैल्शियम है, तो कैल्शियम मैग्नीशियम इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, और बेरिलियम, ठीक है। तो उन्होंने भी साथ साथ रखे, इन चीज़ों को ध्यान में रखा है। पर 7 जैसे एलिमेंट पूरे हुए, 8वें एलिमेंट को फिर दोबारा नीचे डाल दिया और स्टार्टिंग से कर दिया, क्योंकि वो एटॉमिक मास की उनकी इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी के बिहाफ पे, ठीक है। अब न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है, इसमें इसकी लिमिटेशंस क्या थी। पहली लिमिटेशंस, ये कहाँ कहाँ पे फेल हुआ। लिमिटेशंस का मतलब है या फिर डीमेरिट्स बोल सकते हो आप, ये कहाँ कहाँ पे फेल हुआ। सबसे पहले न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज एप्लीकेबल टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम ओनली। ये कैल्शियम तक ही बता सकता था, कैल्शियम से ज़्यादा नहीं बता पाया है कि कौन से कहाँ पे एलिमेंट आएगा। और ये सिर्फ जो हल्के एलिमेंट होते हैं उन्हीं के साथ बहुत अच्छे से काम करता है। बाकी जैसे हाइड्रोजन हो गया हल्का एलिमेंट है, उनके साथ ही अच्छे से काम करता है। बाकी हैवी एलिमेंट्स के बारे में ये अच्छे से नहीं बता पाए न्यूलैंड। अब इसको कहाँ रखा जाए, क्लासिफिकेशन भी देखो एक तरीके से मैनर करना, उसको मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। अभी क्लास देखो, स्कूल में रूम्स होते हैं, हर रूम में अलग अलग क्लासेस बैठती हैं, ठीक है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, ऐसे हर क्लास बैठती है 10 तक। हर क्लास का अपना अपना अलग अलग रूम अवेलेबल है, उसमें बैठने का तरीका अवेलेबल अलग अलग है। तो उसी प्रकार से ये एलिमेंट ही भी ऐसे ही हैं, उनके भी लिए भी हमें अलग अलग से सारी चीज़ें रखनी पड़ती हैं, ठीक है। अब ध्यान देखना, पहली इसकी लिमिटेशंस थी ये कि कैल्शियम तक ही बता पाया। सेकंड लिमिटेशन ये है कि 56 एलिमेंट से ज़्यादा उस टाइम पे ये नहीं बता पाया। वो सिर्फ 56 एलिमेंट थे उस टाइम पे, 56 एलिमेंट्स थे प्रकृति के अंदर जो हमने ढूंढ चुके थे उस टाइम तक, कोई और एलिमेंट नहीं थे। तो बस उसने वहीं तक बताया, वो आगे आने वाले एलिमेंट के बारे में नहीं बता पाया। अब तो बहुत सारी खोज हो चुकी है, अब तो कहीं 116 के 118 एलिमेंट है। फिर तीसरी उसकी जो थी वो उन्होंने बताया है क्या, कि कैल्शियम उस सबसे अलग प्रॉपर्टी है कैल्शियम की, और कोबाल्ट निकल उन दोनों को उन्होंने एक साथ डाल दिया। समझ रहे हो, कोबाल्ट और निकल जो ये हैं दो एलिमेंट है, इन दोनों एलिमेंट को उन्होंने एक साथ डाल दिया। एलिमेंट्स आप सब इन दोनों को एक साथ डाल दिया। अब इन दोनों को एक साथ डालने के बाद में उन्होंने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, उन सब की अब अलग डिफरेंट प्रॉपर्टी है, उन सब को उन्होंने अलग उसमें डाल दिया। बट ये एक ऑर्डर फिक्स नहीं कर पाए कि कौन सा किस जगह को कौन से कहाँ पे डाले ताकि वो एक साथ रहे। फोर्थ, आयरन को, आयरन, कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टी को उन्होंने दूर दूर रख दिया, जबकि उनकी प्रॉपर्टी लगभग सेम थी। अब ध्यान से देखना, ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पे काम करा था न्यूलैंड ने, कि जो 8 होते हैं टोटल जो कंप्लीट करते हैं ना, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपने 9th में पढ़ा होगा, जिसमें बताया था 2 8 8 8 मैंने करके 2 8 18 18 32 ऐसे करके। तो उसी के हिसाब से इसके अंदर आपने देखना है, ये उसके हिसाब से बताया था। और ध्यान रखना, इस चैप्टर को अच्छे से रीड करोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी हम और आगे करेंगे। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात आ गई थी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अब इसकी लिमिटेशंस तो इतनी सारी थी, बहुत ज़्यादा थी। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए क्या क्या हुआ, सिमिलर केमिकल कैसे बन गए थे, तो वो आने लग गए थे। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव ने उनकी टेबल्स को देखा है और उनसे वहाँ से एक फॉर्मूला निकाला और अपने हिसाब से उन्होंने पीरियोडिक टेबल को डाला है। अब मान के चलो मेंडलीव ने ऑक्साइड, हाइड्राइड्स,
ये फॉर्म किए, उनका एलिमेंट बनाया और डाला है, क्लासीफाई किया है अपनी टेबल के अंदर। चलो देखते हैं। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल ने एटॉमिक मास का ध्यान रखते हुए और रेगुलर इंटरवल्स का ध्यान रखते हुए कि यदि एक मास में 1 से 8 के बीच में अंतर आ रहा है तो अगले में भी इतना अंतर आएगा, उस चीज़ का ध्यान रखते हुए उन्होंने अपनी टेबल बनाई, पीरियोडिक टेबल। और उस टाइम तक जब इन्होंने टेबल बनाई तो सिर्फ 63 एलिमेंट के बारे में ही जानते थे हम लोग। सिर्फ कितने एलिमेंट के बारे में? 63 एलिमेंट्स के बारे में जानते थे। अब 63 एलिमेंट्स के बारे में उस टाइम तक जाना चाहता था बस। फिर उन्होंने उनको इस तरीके से हॉरिजॉन्टली बहुत अच्छे तरीके से रखा और इस हिसाब से कि उसकी भी जगह छोड़ दी उस एलिमेंट की जो एलिमेंट अभी आया भी नहीं था, क्योंकि उसने उसका पहले एक इंटरवल देख लिया था, भाई इस नंबर पे तो इतना इंटरवल आ रहा है, इसके बीच में इतना गैप कैसे आ गया, इतना गैप नहीं आना चाहिए था। मान के चलो अब मैं बोलूँ फर्स्ट क्लास और सीधा बोल दूँ फिर फोर्थ क्लास, तो बीच में 2 क्लास गई, 2 और 3, तो जाहिर सी बात है 2 और 3 के लिए उसने जगह छोड़ दी, कमरे खाली रख दिए, भाई क्लास स्कूल में अगर सेकंड क्लास और थर्ड क्लास भी यहाँ पे आके बैठेगी, अभी इसको यहाँ पे मत बैठाओ। तो यही इसी प्रकार से उन्होंने अपने एलिमेंट्स को बैठाया और रखा हर अपने उस जगह पे। तो उन्होंने 7 पीरियड बनाए हॉरिजॉन्टली और 8 ग्रुप बनाए वर्टिकली, ठीक है, टेबल के अंदर। और इस हिसाब से उनको ग्रुप किया टुगेदर, हर एलिमेंट को एक साथ रखा, इकट्ठा रखा और इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी के हिसाब से रखा। ये देखो इसकी मैंने बताया ना 8 ग्रुप बनाए उसने। कितने ग्रुप बनाए? 8। ये रहे 8 के 8 ग्रुप, ये देखो ये 8 ग्रुप बनाए उसने। और ऐसे ही नीचे उसने वर्टिकली 7 पीरियड्स बना दिए। इन पीरियड्स के अंदर उन्होंने बताया। अब उनका फॉर्मूला था R2O, ऑक्साइड्स का ये था और हाइड्राइड्स का ये था। जो ऑक्सीजन के साथ फॉर्म होता है, जो ऑक्सीजन फॉर्म करता है, तो उसके लिए उसने ये यूज़ किया और हाइड्रेट्स के लिए उसने ये यूज़ किया। और इसके ब्याह पे उसने उनके बीच में डिफरेंस देखा, मतलब अंतर, और जो ज़्यादा अंतर था या बीच में था उनके लिए उन्होंने जगह छोड़ दी। 3 डॉट देख रहे हो टेबल के अंदर 44, 40, ये 68 वाले पे, ये एक्चुअली उन्होंने, ये देखो ध्यान से 44, 68, 72 ये उन्होंने पहले ही छोड़ दिया है। उन्होंने जगह पहले ही छोड़ दी है कि यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट आएगा ही आएगा, ठीक है। ये थ्योरेटिकल चैप्टर है इसलिए थोड़ा इसको मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। बाद में जो वैसे चैप्टर रहेंगे उसको मैं और वैसे समझा देंगे उनको, ठीक है। और अगर ये अभी भी समझ में नहीं आया तो भाई बता सकते हो, मैं दोबारा से इसकी और कोशिश करूँगा और अच्छे से समझाऊँगा इसको और अलग से इसकी वीडियो बनाऊँगा। इसके बाद हम 4 चैप्टर करेंगे, ठीक है, ये याद रखना। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है 4 चैप्टर, वो करना है हमने। अब इसके अंदर उन्होंने बहुत सारी अनडिस्कवर्ड जो एलिमेंट आए भी नहीं थे उनके लिए जगह छोड़ी। तो ये भी बोल सकते हो कि इन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि यहाँ पे कोई ना कोई आएगा एलिमेंट, उसके लिए उन्होंने जगह छोड़ दी थी। तो इनको एस्ट्रोलॉजर भी कहते हैं। अब इसकी जो फायदे थे, नंबर 1, सबसे पहला, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ ने प्रिडिक्ट किया था सबसे पहले ही जो चीज़ें वहाँ पे नहीं आई थी उस टाइम पे, उस एलिमेंट के बारे में पहले ही उन्होंने डिस्कवरी कर दी थी कि यहाँ पे कोई ना कोई रहेगा, जैसे गैलीलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम। ये उनकी पहले ही फ़ायदा था इस टेबल से हमें, ठीक है। ये देखो गैलीलियम, स्कैंडियम और जर्मेनियम ऐसे दिखाई देते हैं। ये अभी बाद में खोज हुई, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल बन चुकी है, उसके बाद में खोज हुई है इनकी, और मेंडलीव ने पहले इनकी जगह छोड़ दी थी अपने हिसाब से। अगर इनकी ये प्रॉपर्टी होगी तो ये यहाँ आएगा, खोज नहीं कर पाया वो, पर जगह छोड़ दी थी उसने। सेकंड, उसने क्या फ़ायदा था उसकी पीरियोडिक टेबल से कि उनकी जो पोजीशंस थी कुछ ऐसी थी कि जो हम मतलब उन्होंने रखी थी जो पीरियोडिक टेबल के अंदर में, उनकी पोजीशंस को उन्होंने नाम रख दिया था पहले ही। वो अलग नाम बोलते थे उसको, जैसे कि अगर गैलीलियम की बात करें तो उन्होंने इक्का एल्युमिनियम के नाम से उन्होंने मेंडलीव ने बोला था कि यहाँ पे इक्का एल्युमिनियम,
मतलब एक ऐसा एलिमेंट आएगा जो एल्युमिनियम की ही प्रॉपर्टी रखता होगा थोड़ी बहुत, जिसे आप गैलीलियम बोल सकते हैं। देखो गैलीलियम ये दिखता भी कैसा है, ये एल्युमिनियम की तरह दिखता है। एल्युमिनियम जहाँ ये जो आपकी तारें नहीं आती है, ये बिजली की वायर मोटी वाली के बाहर देखी होगी, ये एल्युमिनियम की ही आती है। तो उन्होंने पहले ही नाम रख दिया था उसका इक्का एल्युमिनियम, और उसके बारे में बता दिया था। जैसे कि देखो उन्होंने जो भविष्यवाणी करी थी उसके हिसाब से 68 5.9 ग्राम लो मेल्टिंग पॉइंट, और ये बताया था उन्होंने। बाद में जब एक्चुअल में गैलीलियम को फाइंड आउट किया तो देखो 68 और 69.7 इतना ही फ़र्क आया, ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। तो उन्होंने ये चीज़ें पहले ही हमें बता दी थी। थर्ड, उन्होंने नोबल गैस के बारे में पहले ही वहाँ पे अलग से बता दिया। नोबल गैस क्या होती है? जिनका कंप्लीट होता है, 9th क्लास में भी मैंने बताया था, जिनकी कंप्लीट तरीके से ये कह सकते हो कि आप अनरिएक्टिव मेटल होते हैं, जिनको कंप्लीट होता है उनका मतलब जो लास्ट का जो ऑक्टेट रूल होता है ना एटम का, जो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर पढ़ी होगी तो लास्ट में कंप्लीट फिल हो जाते हैं ना जो, वो नोबल गैस कहलाते हैं, जो किसी से रिएक्ट नहीं करती है। उसके लिए भी मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में जगह छोड़ दी थी। अब यहाँ पे भी कोई ना कोई आएगा, उनका नाम उन्होंने नोबल गैसेस के बारे में बताया, जो कि अनरिएक्टिव रहेगा, जो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। ये भी उन्होंने पहले ही बता दिया था। अब मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन की ये क्लासिफिकेशन हुई। अब इसकी थोड़ी लिमिटेशंस क्या आई? नंबर 1, उस टाइम पे एक तो एटॉमिक नंबर नहीं आए थे। एटॉमिक मास के ब्याह पे मेंडलीव ने ये पूरी की पूरी टेबल अपनी रखी थी, तो उनकी कुछ लिमिटेशंस आ गई। फिर एटॉमिक नंबर की खोज हुई उसके बाद में। द पोजीशंस ऑफ आइसोटोप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। अब ये आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसो मतलब सेम, टॉप्स मतलब एटॉमिक नंबर की जो खोज हुई थी वो नहीं बता पाए। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन 35 भी होता है और 37 भी होता है उनका एटॉमिक मास, तो वो दोनों की जगह नहीं बता पाए। क्लोरीन दो तरीके से पाया जाता है, जैसे लस्सी है, छाय है, छाय खट्टी भी होती है मिट्टी भी होती है, इसी प्रकार से क्लोरीन की दो फॉर्म होती है एटॉमिक मास, एक 35 एक 37। तो अब वो उन दोनों की जो जगह है उन्होंने एक ही बताई, अलग अलग नहीं बता पाए, उनको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए अपने पीरियोडिक लॉ के अंदर। सेकंड था उनका एटॉमिक मास का जो ऑर्डर था वो थोड़ा गलत साबित हुआ आगे आगे, जैसे जैसे उन्होंने और भी ये केसेस आ गए, जैसे कोबाल्ट आया, निकल आया, तो उनका जो में एटॉमिक मास था कोबाल्ट का ज़्यादा था तो उसने पहले रख दिया एलिमेंट का, निकल का कम था तो निकल को बाद में रख दिया, तो वो उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, कुछ ना कुछ उसमें लिमिटेशंस थी। थर्ड, अ करेक्ट पोजीशन कुड नॉट बी असाइन टू हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। तो हाइड्रोजन की करेक्ट वो नहीं बता पाए वो कि कहाँ रखना चाहिए हाइड्रोजन को, करेक्ट बिल्कुल कि भाई ये हाइड्रोजन यहाँ आना चाहिए या वहाँ रखे इसको, ये इसकी इन नहीं बता पाए, इन क्या कहते हैं उसको, पोजीशंस को, हाइड्रोजन की पोजीशंस को। ठीक है, अब उन्होंने हाइड्रोजन को यही बोल दिया कि ये हेलोजन ग्रुप में ही है, जबकि हेलोजन ग्रुप में नहीं है, रिसेम्बल्स नहीं करता वहाँ से। ये हेलोजन बहुत अलग है हाइड्रोजन अपने आप में। हाइड्रोजन एज ए फ्यूल भी यूज होता है, सबको पता है व्हीकल के अंदर हाइड्रोजन की गाड़ियाँ भी बन रही है अब तो। अच्छा, अब देखो कि इसकी इतनी सारी लिमिटेशंस के बाद में, लिमिटेशंस इसलिए हुई क्योंकि समय बदलता गया, खोज आती चली गई, और प्रेजेंट बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई, एटॉमिक नंबर आ गया। एटॉमिक नंबर जब आया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? जब हम एलिमेंट में, जैसे सोडियम है, सोडियम कौन से नंबर पे है? 11 नंबर पे है, तो 2 8 और 1 9th क्लास में पढ़ा होगा, 2 8 1, तो जो 1 है लास्ट में, ये एक 1 आपकी क्या होगी यहाँ पे बताओ, ये 1 जो है लास्ट का ऑक्टेट है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में है, इसको 7 और चाहिए, वो वैलेंसी होती है। ये मैंने आपको 9th क्लास में बताया था। अच्छा, अब ये मेंडलीव की ये कुछ थी। ये जो हेनरी मोसलेस था, इन्होंने एटॉमिक नंबर थे जो एलिमेंट्स के, उन्होंने उसकी बेटर एक्सप्लेनेशन दी थी, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। उन्होंने कहा कि एटॉमिक नंबर है, तो एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे अगर देखें तो मेंडलीव की पीरियोडिक जो टेबल थी उसकी उन्होंने बता दिया था कि ये यहाँ पे फेल हो रही है। उन्होंने बाद में फिर
पोजीशंस को एक्सप्लेन किया, आइसोटोप्स की को और कोबाल्ट और निकल की एक्सप्लेनेशन दी कि भाई ये तो उन्होंने रॉन्ग ऑर्डर दिया हुआ है मेंडलीव ने, क्योंकि एटॉमिक नंबर के हिसाब से ये नहीं होता है। फिर बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने दिया? नील्स बोर। नील्स बोर ने फिर न्यू जो अभी हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो उन्होंने बनाई है। उन्होंने बनाया है इसको ध्यान में रखते हुए, क्या अभी मैंने बताया ना एटम्स के जो स्ट्रक्चर हो सकते हैं, वो स्ट्रक्चर आपने 9th क्लास में पढ़ा, दोबारा देख लो। लिथियम, लिथियम का स्ट्रक्चर देखो, ये लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो इसको लिख सकते हैं हम 2। सबसे पहले वाले शेल में कितने दिए हुए, यहाँ पे देखो 2 है, सिर्फ एक ये है और एक ये है, 2 है। तीसरे वाले में ये दिया हुआ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 3 है सिर्फ। कितने हैं? 3 एटॉमिक नंबर हैं। ऐसे ही बेरिलियम, बेरिलियम में कितने हो गए? 4, तो अंदर वाले में 2, बाहर वाले में 2। ध्यान रखना बच्चों, ये इंक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इंक्रीज होता चला जा रहा है। ऐसे ही नीचे देखो सोडियम का 1 है, अभी अभी बताया मैंने, मैग्नीशियम का 2 3 4 5 6 7 8, ये इंक्रीज होता चला गया। ठीक है, अब मैं सोडियम का एटॉमिक नंबर की बात करूँ, सबसे पहले वाले शेल में 2, फिर आता है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, बाहर वाले सेल में 1, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी एलिमेंट का। ये देख रहे हो ना 1, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कि ये एक किसी को दे देगा और वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, 7 ये ले सकता है पर लेगा नहीं, ये देने में शेयर एक दे देगा। किसको? अगर क्लोरीन को अगर ये एक दे दे, क्लोरीन के पास 17 है, 2 8 7, ये देख रहे हो 7 है, इसको अगर 1 मिल जाए तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले बाहर का शेल, तो ये हो जाएगा 2 8 8 और कंप्लीट हो जाएगा, और सोडियम भी कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे 1 नहीं बचेगा, 2 8 बच जाएगा सिर्फ। तो ये क्या बना देगा? नमक, NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसे हम सादा नमक भी बोलते हैं, जो हम अपना खाने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अभी आगे देखेंगे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। फिर नील्स बोर ने इसके हिसाब से बनाई है, और इस टेबल को आप ऐसे बोल सकते हो, ये रही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसको मैं समझाता हूँ, अब ध्यान से देखना। फर्स्ट और सेकंड ये आपके दिए हुए हैं, सबसे पहले नंबर पे देख रहे हो लॉन्ग पीरियोडिक टेबल, आप इसको बोल सकते हो। और ये फर्स्ट सेकंड नंबर पे हैं लाइट मेटल्स, जो कि आपके ये 7 पीरियड दिए हुए हैं, एज इट इज जैसे मेंडलीव ने दिए थे, है मेंडलीव जैसी ही पीरियोडिक टेबल ये, बट चेंज है इसमें। पहले नंबर पे हाइड्रोजन है, सेकंड नंबर पे देखो 18 नंबर पे हीलियम को रखा हुआ इन्होंने, क्योंकि ये 18 जो नंबर है, ये ग्रुप बोलते हैं 18th ग्रुप। इस ग्रुप में सारे की सारी ये जो नीचे तक 118 नंबर तक है, ये सभी कंप्लीट नोबल गैस है, ये कभी भी रिएक्ट नहीं करती किसी के साथ जल्दी से, ये इनर्ट गैस भी बोल सकते हो, नोबल गैस भी। इनका ऑक्टेट कंप्लीट पूरा होता है, ना किसी से लेने की जरूरत इनको, ना किसी से देने की जरूरत, इनके पास वैलेंस ही नहीं होती है। फिर बात करते हैं, ये हैवी मेटल्स होती है 3 से लेकर के 12। ये देख रहे हो मेटलोइड्स, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब जो देख रहे हो ना कलर में ये अलग, ये मेटलोइड्स है। फिर नॉन मेटल आ जाते हैं 13 से 17 के बीच में। अभी भी देखो 113 नंबर है, खाली है 115 नंबर, 117 नंबर। और अभी आप कुछ अगर और देखोगे ना, जैसे कहीं और किसी बुक में, तो आपको ये भी फिल मिलेंगे, क्योंकि खोज होने लग रही है। फिर 57 से और 71 तक लेंथनाइड सीरीज और चल जाती है। देखो यहाँ पे 57 to 71 ये जगह जो है ना, ये एक ही जो शेल है, इसी के अंदर कंप्लीट आ जाता है 57 से लेके 71 तक। और 89 के नंबर पे देखो 89 से 103 तक कंप्लीट एक्टिनाइड सीरीज चल जाती है। ठीक है, अब मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको। पहले 30 एलिमेंट तो याद करने ही करने हैं। ठीक है, फिर हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। जो हॉरिजॉन्टल में है, जो मैंने बताया, वो 7 पीरियड्स होते हैं। हर पीरियड छोटे छोटे होते हैं, वेरी शॉर्ट होते हैं, और हर पीरियड के एलिमेंट्स कंटेन होते हैं उनके अंदर। जैसे कि फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट हैं, सेकंड में 8 है, थर्ड में 8 है,
फिर फोर्थ में 18, 18, 32, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2, 8, 8, 18, 18, 32। इसको हम शैल बोलते हैं KLMN, बताया था ना KLMN, याद करो 9th में। अच्छा, अब फर्स्ट पीरियड हाइड्रोजन का है, हीलियम नोबल गैस है उसमें। सेकंड नंबर पे आपने देखा होगा वर्टिकल जो है वो 18th ग्रुप है, 18 ग्रुप दिए हुए हैं। ये भी जो हमारी पीरियोडिक टेबल आप उसमें अच्छे से देख सकते हो, 18 ग्रुप है। एलिमेंट्स इन अ ग्रुप डू नॉट हैव कंसेक्यूटिव एटॉमिक नंबर्स। ये बात ध्यान रखना, जो एलिमेंट है वो ग्रुप के अंदर जो है उसमें लगातार जरूरी नहीं है कि एटॉमिक नंबर एक जैसे हो। वर्टिकल कॉलम में वो उस हिसाब से रखे गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे ही इस टेबल को हमने बनाया है नील्स बोर ने, क्योंकि हेनरी ने पहले ही ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया था, फिर नील्स बोर ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर दी थी इसकी। ठीक है, ये सभी ग्रुप्स हैं, इसकी अच्छे से रीडिंग करनी है आपने। अक्लेथनेट सीरीज़ कहाँ से कहाँ तक है, एक्नेट सीरीज़ कहाँ से कहाँ तक है। हालांकि क्वेश्चंस आते हैं कम, पर फिर भी करना है आपने रीडिंग वगैरह इस चैप्टर की अच्छे से। पहले समझ लो एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन, 12 एलिमेंट्स कौन सा कहाँ पे है। फिर जब हम पढ़ेंगे ना, फिर मैं पढ़ाऊँगा फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे कार्बन एंड्स कंपाउंड में, तो आपको इसमें पहले से ऑलरेडी पता होगा कार्बन कौन से नंबर पर है, क्यों है, किस वजह से है, फिर पढ़ने में आसानी होगी, इसलिए मैं 5th चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर में भी एसिड, बेस, सोल्ट है, वो भी आपने करना है। ऐसे ही सेकंड है, थर्ड, जो भी चैप्टर है देखेंगे। फिलहाल 5th चैप्टर को अच्छे से देखना है आपने, क्योंकि जब कभी भी आप यदि अगर स्कूल में भी आते हो पढ़ने के लिए, सबसे पहले क्लासरूम देखते हो कि हमारा क्लासरूम कौन सा है, उसके बाद में क्लास में बैठते हो, तभी आप आगे फर्दर पढ़ाई करते हो ना। तो ऐसे ही पहले बढ़ने से पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे कौन सा कहाँ पे है, उसके बाद ही हम इन सभी एलिमेंट्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। सिलिकॉन एलिमेंट कंप्यूटर की चिप्स बनाने के लिए यूज होते हैं, उनसे बहुत अच्छी तरीके से हम अपने डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं यहाँ से वहाँ। ये पोजीशंस ऑफ हाइड्रोजन की पोजीशंस रखना बहुत ही मुश्किल काम था, ये बात सच है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ना उसके पास में 2 है 3 है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और एक ही है उसका एटॉमिक नंबर होता है। उसके हिसाब से उन्होंने फर्स्ट ग्रुप में उसको फर्स्ट पीरियड में फर्स्ट ग्रुप में रख दिया, और उसमें 18 ग्रुप 7 पीरियड होते हैं, ये याद रखना आपने। ठीक है, और उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है। सेकंड देखो, सेकंड पीरियड की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे इंक्रीज होते चले जाएंगे दोबारा से। ये देखो इंक्रीज हो रहे हैं, ऐसी फोर्थ में, फिफ्थ में इंक्रीजिंग पीरियड में रखा उनको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते चले जाएंगे। और अगर मैं फर्स्ट ग्रुप की बात करूँ, ग्रुप 1 हाइड्रोजन भी 1 है, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिथियम का भी, सोडियम का भी और इस क्रिप्टन का भी। ऐसे ही नीचे तक देखते चले जाओ, पोटाशियम है ये के, ऐसे ही नीचे तक देखते चले जाओ, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 18 में ये 2, 8, 8, 8, 8, ये सभी कंप्लीट फिल मिलेंगे, क्योंकि ये नोबल गैसेज होती हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स हैं, ये कर लेनी है आपने। सैम्पल प्रॉब्लम 1 आपको क्या कह रहा है, द एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287 किसकी होगी बतानी है आपने, तो ये मेरे हिसाब से किसकी है, क्लोरीन की है ये। तो आपने इसको ऐसे ही देखना है और करना है। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को पहले चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, समझना है, फिर इन क्वेश्चंस को सर्च करके फिर करना है। सारे कर लेना, इम्पोर्टेंट है, नॉलेज बढ़ेगी और तो क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स, अब देखो कितने पीरियड है टोटल, याद करना है कितने पीरियड है उसके अंदर में। जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है 7, कितने ग्रुप है 18, और में 7 है, तो 7 में सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, ताकि वो कंप्लीट नहीं हो पाते हैं।
जो जगह बची हुई होती है। देखो 2 8 1 11 12 13 14 15 16 17 18 ये हमने लाइन से ले लिए हैं एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड। ये थर्ड पीरियड के हैं, तीसरे पीरियड में आते हैं ये। ग्रुप इनका अभी लिया नहीं हमने, सिर्फ पीरियड्स लिए हैं। लगातार ले ले 11 12 13 14 15 16 17 18 30 तक याद कर लेना जरूरी है। 2 8 1 तो 1 है ना, जो ये 1 देखो 1 यहाँ पे इसका बचा हुआ है। मैग्नीशियम में 2, एल्युमिनियम का 3, सिलिकॉन का 4, फास्फोरस का 5, ऐसे ही सल्फर का 6, क्लोरीन का 7, आर्गन का 8। आर्गन किसी से रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो इनर्ट गैस है, नोबल गैस है। तो ये उनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने कितने उसमें बचे हुए हैं ये देख सकते हो। जो अभी अभी आपने ऊपर देखा है ये सेम वही है। सोडियम ऐसा दिखता है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। बल्ब में जो पीले बल्ब नहीं जलते थे पहले, उसमें आर्गन गैस भरी होती है, इसलिए वो ग्लो करते थे। अभी वैलेंसी देखेंगे इनकी। अभी पता है वैलेंसी कितनी कितनी है। सोडियम की 1 है क्योंकि 1 बचता है, मैग्नीशियम की 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है। फास्फोरस की दोबारा से 3 हो जाती है यहाँ पे जो बची हुई है। अब देखो एक ऊपर चलो दोबारा से, यहाँ पे कितना है 5 है। इसको कंप्लीट करने के लिए 8 बनने के लिए कितने चाहिए फास्फोरस को 3, सिलिकॉन को 8 बनने के लिए कितने चाहिए 2, इसको 1, तो वही सेम, और इसको 0, इसको कुछ नहीं चाहिए, तो वही सेम चीज़ है 3 2 1 0। और यहाँ पे ये 1 2 3 4 ये वो है कि इन्होंने ये सिलिकॉन तो शेयर करेगा, शेयरिंग है ये, पर 1 2 3 ये देने वाले हैं, ये हमेशा प्लस में होते हैं। इनकी ये वैलेंसी प्लस में बोल सकते हो, Na प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, एल्युमिनियम 3 प्लस, ये हमेशा प्लस में होती है वैलेंसी। और जो लेंगे जैसे फास्फोरस है, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने चाहिए 3 चाहिए, 3 ले लेगा जी। किसी से एल्युमिनियम से भी ले सकता है, एल्युमिनियम के पास 3 ही तो है, वो अब 3 से थोड़ी ना किसी से 5 लेगा, क्योंकि 5 देखो एक सिंपल सा मैं आपका एग्जांपल देता हूँ। आपको यदि गोलगप्पे खाने और आपका दोस्त आपके साथ, और आपके पास है 8 रुपये, कितने रुपये 8 रुपये, और आपके दोस्त के पास है 2 रुपये, तो अब ये तो नहीं करोगे, दोनों का मन है गोलगप्पे खाने का, तो अब ये तो नहीं करोगे ना कि भाई 8 रुपये आपने दे दिए अपने दोस्त को और बोल दे भाई जाके आप गोलगप्पे खा लो, ऐसा तो नहीं करोगे। आपका भी मन है खाने का, आप क्या करोगे भाई 2 रुपये तू मेरे को दे दे, क्योंकि 2 रुपये देना आसान है, मैं खा लेता हूँ, तो तेरे 2 रुपये मैं तेरे को कल दे दूंगा। ऐसे ही करोगे, क्योंकि आपको वहाँ पे आसानी यही है। आप 8 रुपये देख के आप बोलोगे ठीक है भाई वो करे, नहीं होगा ना। तो ऐसा ही है सेम इसमें भी, जो कम होगा वो अपना दे देगा। सोडियम के पास 1 है और वो 7 लेगा किसी से, जब एक अपना 8 पूरा करेगा मिला करके। इससे अच्छा है वो अपना 1 किसी को दे दे ताकि वो कंप्लीट हो जाए। तो ये हमेशा प्लस में रहते हैं जो देने के लिए होते हैं, और ये हमेशा माइनस में रहते हैं जो लेने के लिए होते हैं। अब भाई हमारे पास तो ज़्यादा है, हम ले सकते हैं दूसरे से। ये आपकी वैलेंसीज होती है, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। और बाकी जब अच्छे से और क्लियर करेंगे, दोबारा से लॉकडाउन खुलने के बाद में फिर से हम पढ़ाई करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे, ठीक है। अभी चलते हैं और आगे, साइज ऑफ एटम। अब सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इनका एटॉमिक साइज देख लो, एटम का साइज देख लो। सोडियम का सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ये एटॉमिक होता है पिकोमीटर के हिसाब से। पिकोमीटर किसी भी 1 पिकोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर होता है। ये बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा पिकोमीटर, बहुत ही छोटा, सबसे छोटी यूनिट होती है ये। अब देखो ये सोडियम बड़ा है, फिर उससे सब छोटा होता चला गया, क्यों? क्योंकि ये बढ़ते हुए क्रम ये ऐसे चलेगा, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। ये ऑर्डर ऐसा ही रहेगा इनका एटॉमिक साइज का, डिक्रीजिंग। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ये। अब मेटलिक कैरेक्टर देखेंगे, मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है। देखो जो शेयर करेगा, जिसके पास 4 है
तो उसको 4 ही चाहिए होते हैं अपना ऑक्टेट बाहर का 8 बनाने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, तो वो मेटलॉइड्स होते हैं। नॉन मेटलॉइड्स जो माइनस में होते हैं, जो दूसरे से लेते हैं, मेटल्स जो देंगे वो हमेशा प्लस में मिलेंगे आपको, ये बात याद रखना। ये मेटलिक करेक्टर होता है, जब प्लस में जो देगा वो मेटल, जो लेगा वो नॉन मेटल, और जो शेयरिंग करेगा वो मेटलॉइड्स। अब हम देखेंगे केमिकल रिएक्टिविटी। 5th नंबर पे आती है हमारी केमिकल रिएक्टिविटी। सोडियम बहुत रिएक्टिव होता है, अगर सोडियम को आपने पानी में भी डाल दिया तो आग लग जाएगी, इतना रिएक्टिव है। बाहर निकाल, सोडियम को हमेशा हम कैरोसिन के अंदर रखते हैं, अगर सोडियम को कैरोसिन से जैसे ही बाहर निकालोगे ना तो उसमें आग लग जाएगी, बहुत रिएक्टिव होता है ये, रूम टेम्परेचर पे भी बर्न करने लग जाता है। फिर मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। लीस्ट रिएक्टिव होते हैं इसमें सिलिकॉन, और बहुत वेरी रिएक्टिव इसमें क्लोरीन और सोडियम होता है। ठीक है, इनकी सीरीज ऐसे है कि ये यहाँ से सोडियम से चलो और सिलिकॉन तक आओगे तो लेस रिएक्टिव, फिर दोबारा फास्फोरस से चलोगे क्लोरीन तक, फिर वो इंक्रीज होता चला जाता है। मतलब मेटल्स के अंदर तो डिक्रीज होगा और नॉन मेटल्स के अंदर ही इंक्रीज होता है। अब नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में क्या होगा, वो कितना ऑक्सीजन के साथ में बिहेवियर कैसा होगा उनका, जब उनको सोडियम को हम ऑक्सीजन के साथ मिला देंगे तो कैसा बिहेव करेंगे वो। देखो बच्चों, मेटल्स को बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स डिक्रीजेस, मतलब सोडियम को ऑक्सीजन के साथ मिलाओगे, मैग्नीशियम को मिलाओगे, एल्युमिनियम को मिलाओगे, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, तो ये क्या करेंगे, ये एसिड बनाते चले जाएंगे, बढ़ता, इनकी एसिडिटी बढ़ती चली जाएगी। मतलब सोडियम से मिलाओगे तो बेस बन जाएगा, बेस और एसिड सबको पता है, 8th 9th में पढ़ा होगा। बेस जो बिटर टेस्ट होता है, एसिड जो जिसका कैसा टेस्ट होता है, सोर टेस्ट होता है, खट्टा, खट्टा जो होता है वो एसिड होता है, जो थोड़ा कड़ा कड़ा सा होता है ना वैसा, उसे बोलते हैं बेस। तो इसमें बेस है जो, वो बेस आपका चला जाएगा, ये लगा लो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चला जाएगा, मतलब घटता चला जाएगा। बेसिक ऑर्डर जो इसका होगा, नेचर कड़वापन, खट्टापन शुरू हो जाएगा जब आप इसके अंदर ऑक्सीजन मिलाओगे तो, ठीक है, वो बढ़ता चला जाएगा। ये कुछ सैंपल प्रॉब्लम है, करके देखनी है, देखना है। अब ग्रुप की बात करेंगे, ग्रुप वर्टिकली जो सीधे सीधे हैं, ये तो हॉरिजॉन्टली बात थी, एक उठाएंगे कोई सा भी, ठीक है। अब बैलेंस ऑफ ये ले लिया हमने, लिथियम, सोडियम और क्लोरीन, पहला ही ग्रुप ले लो आप ऐसे वर्टिकली, ये है ग्रुप वर्टिकली, और जो हॉरिजॉन्टली था वो ऐसे था, वो हमारे पीरियड्स थे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिथियम में अब देखोगे कि सभी की 1 1 1 1 1 1 बचे हुए हैं बाहर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 1 रहेंगे, ये सेम रहेगा, ये हमेशा प्लस में रहेंगे, क्योंकि ये दे देंगे, लिथियम भी दे देगा, सोडियम भी दे देगा, पोटाशियम भी दे देगा, क्योंकि ये 7 तो लेंगे नहीं किसी से, ताकि इनका 8 कंप्लीट हो जाए, ये 1 दे देंगे। अब भाई ठीक है, तू ले ले। ऐसे ग्रुप 2 में देख लो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जहाँ तक नीचे तक जाओगे 2 2 2 2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 ही रहेंगे इनके। 17 में चले जाओ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबके पास लास्ट में क्या बचेगा, 7 7 7 7 7 बचेंगे, ये माइनस में चला जाएगा, क्योंकि ये 1 1 1 1 ले सकता है और इसका कंप्लीट हो जाएगा, तो ये 1 1 किसी से भी अपना ले लेगा, चाहिए वो किसी से भी ले। अगर क्लोरीन सोडियम से एक ले ले तो ये नमक बना देगा। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, ग्रुप 18, ये किसी से ना लेगा ना देगा, क्योंकि ये कंप्लीट होता है अपने आप में। देखो 2 कंप्लीट है, क्योंकि पहले हमारे शैल में 2 ही चाहिए होते हैं हमें, सेकंड है नहीं इसके पास, तो ये कंप्लीट है। सेकंड नियोन के पास है तो 8 है नियोन, आर्गन के पास 8 है, क्रिप्टन के पास 8 है, तो ये अपना कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। कंप्लीट ये होती है इनके पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंसी क्या होती है, अभी अभी मैंने आपको बताया है, जो जितना बचेगा वो प्लस में भी होती है, माइनस में भी होती है वैलेंसी इनके पास में। जो दे देगा वो प्लस में होगी वैलेंसी, +1 +2 +3। 4 ना प्लस में होगा ना माइनस में होगा, 4 हमेशा शेयरिंग होगा। जो -1 -2 -3 होगा वो हमेशा लेने के लिए रेडी बैठे रहेंगे। अब भाई हमें एक और दे दो, हमारे पास 1 की कमी है, हमारे पास 2 की कमी है,
ठीक है, तो वो अपने माइनस में दिखाते हैं। अब मैं सोडियम साइज ऑफ एटम की बात करता हूँ, तो लिथियम से हम चलते हैं नीचे फ्रैंकियम की तरफ, तो देखेंगे कि इनका जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जबकि पीरियड्स के अंदर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में था, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, ये देख सकते हो 17 ग्रुप में भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, अब बात करते हैं रिएक्टिविटी की, तो देखेंगे कि इनकी रिएक्टिविटी जो होती है ना मेटेलिक करैक्टर की, तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सेसियम और फ्रैंकियम, ये ये रिएक्टिव एलिमेंट इनकी बढ़ती चली जाएगी। मतलब ये दूसरों के साथ जब मिलेंगे तो बहुत जल्दी रिएक्ट करेंगे, मिलना शुरू कर देंगे उसके साथ में, तो इनका जो ये है बढ़ता चल जाता है। जैसे कि मोस्ट रिएक्टिव ये है, सबसे कम रिएक्टिव ये। इसमें फर्स्ट में ये होगा, और जो ग्रुप 7 सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव और लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है कि इसका मतलब ये है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव जो इसकी मेटेलिक करैक्टर पर तो मेटेलिक करैक्टर जो बढ़ का ये जो बढ़ जाएगा, इसमें यही ध्यान रखना है आपने। और केमिकल रिएक्टिविटी में ये बढ़ती चली जाएगी केमिकल रिएक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे देखोगे ना दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। मेटेलिक करैक्टर है जो, वो भी इनका इंक्रीज जब हो रहा है, लिथियम से हम फ्रैंकियम की तरफ जा रहे हैं, अगर वो इंक्रीजिंग पावर में है तो इसकी जो वो भी इंक्रीजिंग होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्ट करना शुरू कर देते। ठीक है, अब जैसे कि मैं बात करूं फ्रैंकियम या सेसियम की, तो ये इतने रिएक्टिव होते हैं, अगर इनको हमने वैसे ही पानी में डाल दिया तो एक्सपोज हो जाते हैं, मतलब फूट जाते हैं ये। तो ये एक तरीके से आप बोल सकते हो अपना कि ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट बन जाते हैं इस प्रकार से। फिर ग्रुप 17 में थोड़ा भाई उल्टा है, फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव है, फिर लीस्ट रिएक्टिव आयोडीन है। ठीक है, तो ये इसी प्रकार से है। इसमें ग्रुप 1 में बढ़ता जाएगा, ग्रुप 17 की तरफ जैसे आप बढ़ोगे तो ये घटता चला जाएगा। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, अब नेचर ऑफ ऑक्साइड है कि ऑक्सीजन के साथ जब आप इनको मिलाओगे तो क्या होगा। तो बच्चों जब इनको ऑक्सीजन के साथ आप मिलाते हो तो ये हमें जितने भी एलिमेंट हैं, अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो इनका जो है वो सेम एक जैसा ही दिखाएगा जैसे कि वो है सारे के सारे, क्योंकि सबकी वैलेंसी 1 1 1 1 ही है। तो जब भी आप इसमें चीज़ मिलाओगे तो ऑक्साइड ये सेम ही रहेगा, सेम ही चीज़ बनाएगा। चाहे वो बेस बनाए तो एसिड बनाए, वो सेम ही बनाएगा, उसमें कोई भी आप चेंजमेंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वैलेंसी इनकी सेम होती है। अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, अभी आपने देखा होगा पढ़ने में बहुत आसान है ये, समझने में बहुत आसान है ये, और हम इसकी मदद से जल्द एलिमेंट्स को ढूंढ लेते हैं और उनकी प्रॉपर्टी के बारे में हमें याद होता है तो हम उसको पता लगा लेते हैं। जब हम दवाई बनाते हैं या फिर किसी भी प्रकार की मेडिसिन्स वगैरह के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ढूंढने में आसानी हो जाती है ना एलिमेंट्स कि भाई ये सोडियम आ रखा है, ले आओ इसकी प्रॉपर्टी ये है, तो ये यहाँ पे काम आ जाएगा। अब अगर मान के चलो सारी चीज़ छोड़ो, एसिडिटी बन जाए। एसिडिटी पता है ना क्या होती है, जब हम ज़्यादा खा लेते हैं तो शरीर में एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है और वो हमें खट्टी खट्टी डकारें आती है। वो एसिडिटी अगर बन जाए तो आप क्या चीज़ लोगे, बेस लोगे। बेस लोगे तो वो एसिड ख़त्म हो जाएगा, इनो जिसे बोलते हो आप लोग, इनो लेने से। तो वो ही बेसिक होता है वो, और कुछ नहीं है। वो सेम चीज़ यहाँ पे यही बताई गई है, वो इनो भी ऐसे ही बनाया कि हमने बेसिक जिसकी प्रॉपर्टी बेसिक थी हमने वो उठाया, डाला और वो अपने शरीर में ले लिया ताकि वो एसिड ख़त्म हो जाए। वो होता है बेसिक, मतलब आप बोल सकते हो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि हमने उन चीज़ों को अरेंज कर दिया है और हमें ढूंढने में आसानी होती है, पढ़ने में होती है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो एलिमेंट्स है 2, 8, 18 एंड 32 वो हमेशा रिपीट होते रहते हैं। इसके एडवांटेजेस है
एडवांटेजेस देख लो। द मॉडर्न पीरियोडिकल हैज स्टडी ऑफ केमिस्ट्री सिस्टमेटिक एंड इजी, वो केमिस्ट्री को पढ़ने में बहुत आसान बना दिया है और एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना आसान हो गया। मतलब इसको अगर हम बात करें रेडियम उठा लो, रेडियम में उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके बारे में सब कुछ आसानी से मिल जाएगा टेबल से हमें। तो ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ये देखनी है आपने, ठीक है। अभी ये सैम्पल प्रॉब्लम भी आप एक बार सोल्व करने की कोशिश करनी है आपने, जितना हो जाए उतना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। देखो बच्चों, जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं सोडियम है Na+1, क्लोरीन है -1, सोडियम और क्लोरीन को मिला दिया तो बन जाएगा सोडियम क्लोराइड, जो कि नमक होता है। तो ये आयनिक बॉन्डिंग बनाना भी आसान हो गया, क्योंकि हमें तुरंत पता चल जाता है किसके पास 1 बचा है, किसको 1 लेना है। अब हमें देखा हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, क्लोरीन के पास भाई 1 लेना है और सोडियम को 1 देना है, तो हमने तुरंत दोनों को मिला दिया तो वो हमारे पास में बन के आ जाए। ये क्वेश्चंस कर लेना सारे जो भी है, जैसे मैं करवाता हूँ, ठीक है। कोशिश करनी है, जो नहीं होंगे तो पूछ लेना, फिर भी समझ में नहीं आया तो फिर लॉकडाउन के बाद ही देखते हैं भाई, जब स्कूल खुलेंगे। पर अभी आपने ये समझने अच्छे से और करना है। ये आंसर चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। और बच्चों को कोशिश करनी है जितना हो सके उतना रीड करो चैप्टर को, समझ में नहीं आए बार बार वीडियो को देखो। आपको काट देते हो बीच में स्किप कर करके देखते हो आगे आगे, हमें तो पता है, ये हमें पता है, फिर पूछते हो कि वीडियो को अच्छे से देखो, बिल्कुल अच्छे से। 15 मिनट देखिए ना, तो 15 मिनट उसका रिवीजन करो, 15 मिनट बाद दोबारा वहीं से स्टार्ट करना है। एक बार भी पूरी मत देखो, चाहिए भले ही धीरे धीरे करके देखो। और आपने पढ़ाई कंप्लीट करनी है और ध्यान रखना है, जैसे कि जो भी चीज़, जो टॉपिक हमने इसमें, मैंने 5th चैप्टर को पूरा कंप्लीट बताया, कवर कर दिया, पूरा कंप्लीट 5th चैप्टर बताया इसमें, तो आपने 5th चैप्टर को कंप्लीट ही पढ़ाई करनी है। हमने देखो, मैं रिवीजन करवा देता हूँ। डोमिनेट रेट्स हमने स्टार्टिंग कहाँ से करी है, डोमिनेट रेट से, और कहाँ चले गए फिर हम, डोमिनेट रेट के बाद में चले गए फिर हम न्यूलैंड्स लॉ पे, न्यूलैंड लॉ पे गए। न्यूलैंड लॉ के बाद में फिर हमने न्यूलैंड्स का ऑक्टेव्स था वो, उसके बाद में हम चले गए हेनरी पे, फिर आए हम नील्स बोर पे, फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की हमने पूरी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा है। और फिर भी अगर ये आपको कहीं समझ में नहीं आया तो मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे वही बात कि रिपीट करके देखो जितना हो सके, और सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करो, और कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, ठीक है। चलिए, 5th चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। 4th चैप्टर की शुरुआत करेंगे, वो मैं धीरे धीरे कराऊंगा। 5th चैप्टर में इसमें कंप्लीट समझाया हुआ है। इसके में कुछ क्वेश्चंस वगैरह, असाइनमेंट वगैरह भेजने की तो ज़रूरत है नहीं, ये जो दिया हुआ है ना आपके क्वेश्चंस, ये खुद कर लेना। जिसके पास बुक ना हो ना बच्चे के पास, वो ज़रूर मेरे पास व्हाट्सएप कर देना, मैं उसके पास में बुक व्हाट्सएप पे भेज देंगे हम, ठीक है। चलिए, और ध्यान से देखने वीडियो, बार बार यही बात बोलूँगा मैं।